डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इसमें जो कलर हम किसी भी चीज़ का देखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर हम कलर देखते हैं तो हमारे पास क्या एक इस तरह का विजिबल रीजन में होना चाहिए वो कलर, तभी हमें दिखाई देगा। तो विजिबल रीजन जो है वो हमारा 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का विजिबल रीजन होता है। 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर का विजिबल रीजन होता है। तो सपोज़ कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो 420 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मींस वो किस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हम जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की तरह दिखता है। तो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? येलो। मींस अगर वो कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स 420 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमें किस तरह का दिखाई देगा? वो हमें येलो कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला साइकिल जस्ट यही शो कर रहा है कि पर्टिकुलर, जैसे कोई ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज होगा, और अगर कोई ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड होगा। कोई ग्रीन येलो के बीच का कर रहा है एब्जॉर्ब तो रेड और वायलेट के बीच का कलर आएगा उसका। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। ठीक है, बट और रेड को अगर मान लो कोई रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर की वेवलेंथ को की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, तो वो किस कलर का दिखाई देगा? हमें ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और कोई ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा। कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आप बता सकते हैं जो कि हमने ब्लू कलर का देखा हुआ है? ये हमने पढ़ा भी है पहले। तो ब्लू कलर का देखिए, ट्रांजिशन मेटल कॉपर होती है। कॉपर सल्फेट, जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपको किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ब्लू कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द ऑरेंज। मीन्स ये कॉपर जो है 2 पॉजिटिव, ये आपका किस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होगा? ऑरेंज कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसीलिए ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसको हम डिटेल में आगे भी करेंगे इस चैप्टर में। तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता चल गए होंगे। इस तरह से जो है हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ जाते हैं। हमारे पास विबग्योर भी होता है वैसे तो, विबग्योर से भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता चल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज रहता है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड रहता है ना, और जो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपका वॉयलेट आ जाता है, इस तरफ को आना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, या वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो होता है, आप ये भी बोल सकते हैं। वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो येलो होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं वो होते हैं हमारे पास। ये मैंने 6 ही कलर इसमें शो किए हुए हैं, इतने काफ़ी हैं आपके लिए। तो यहाँ पे अगर हमने मान लो जो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है ये, इसमें 6 लिगेंड लगे हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। और टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 पॉजिटिव है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव कौन सा सिस्टम है? इट इज़ D1 सिस्टम। D1 सिस्टम मीन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा और ऑक्टाहेड्रल होगा तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होगी? वो होगी T2G और EG। EG हायर एनर्जी में और T2G लोअर एनर्जी में। तो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? T2G के ऑर्बिटल में रहेगा। तो T2G ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये एनर्जी गैप है इसके बीच में, T2G और EG के बीच में। अगर सपोज ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स जो है इसके ऊपर
इसको एनर्जी दी जाती है, इसके ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है एच न्यू, जो वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी, एच न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी की लाइट को, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। एनर्जी एब्जॉर्ब की ना इसने, तो यहाँ से ये ऊपर वाले एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, ईजी में, इस तरह से। आफ्टर एब्जॉर्बिंग जो है दिस लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इट गोज़ टू द हायर एनर्जी लेवल। तो जब ये हायर एनर्जी लेवल में गया, उसके बाद क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये वापस आएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में, तो इट अगेन एमिट लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये फिर एमिट करेगा, तो फिर उस कलर का वो हमें दिखाई देगा। तो टाइटेनियम का जो वाटर का जो कॉम्प्लेक्स होता है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव वाटर का, ये आपको पर्पल कलर का दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो एमिटेड लाइट है वो किस रीजन में फॉल करती है, पर्पल कलर का शो होता है वो। तो ये आपका था टाइटेनियम वाटर का कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यों होता है, बिकॉज मैंने बता दिया कि देयर इज़ ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं हम डी ट्रांजिशन, डी से डी में ही गया, इसको क्या बोलते हैं हम, डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जो है इस डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही गया, लेकिन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और जब वो वापस आता है बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, देन इट एमिट्स लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप हम अगली स्लाइड में करेंगे, तो चाहे वेवलेंथ ले लो आप, चाहे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले लो। और टाइटेनियम के केस में जो है ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखिए, ये एनर्जी और दिस एनर्जी और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। और जो न्यू और लेमडा है यानी कि वेवलेंथ है, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो ये हो गया आपके पास रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टाइटेनियम वाटर है 6 3 पॉजिटिव, ये इसका अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या पता चलता है कि ये कौन सी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे आया ना आपके पास ये कर्व, ये कर्व कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम या 500 नैनोमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स। ये दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम वाटर 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो जब हमें इसकी एब्जॉर्प्शन पता चल गई कि ये इस एब्जॉर्प्शन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी निकल गई तो मीन्स हमारे पास क्या निकल जाएगा, डेल्टा ओ, क्योंकि एनर्जी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू डेल्टा ओ। ये भी तो एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना। तो जब इसने इतनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, मतलब ये इतनी लाइट एब्जॉर्ब करने पे इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देगा और उस कलर का ये दिखाई देता है। तो अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ से पता चला इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से कि 5000 एंगस्ट्रॉम या 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ से, तो जो ई है दैट इज़ बिकॉज ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू होता है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो एवोगैड्रोज नंबर से इसका कांस्टेंट होता है एवोगैड्रोज नंबर, ई इज़ इक्वल टू एन नॉट एच न्यू, और ये रिलेशनशिप बन गया एन नॉट एच सी अपॉन लेमडा, वेयर एन नॉट इज़ द एवोगैड्रोज नंबर, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट,
और जब हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी है 5000 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी। तो एनर्जी आएगी इस केस में, टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स के केस में 239 किलो जूल पर मोल, ये आ गई आपके पास। तो ये एनर्जी किसको दिखा रही है, ये दिखा रही है आपकी डेल्टा ओ को, कि यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स में T2G और Eg के बीच में जो डेल्टा नॉट है वो कितना है, ये पता चल रहा है हमें इससे, ठीक है। क्योंकि अगर ये एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे ये ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करने के लिए, अगर एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। इस एनर्जी गैप से हमें ये पता चल जाता है कि वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब करेगा, और इस वेवलेंथ से हमें इसका एनर्जी गैप भी पता चल जाता है, दोनों एक दूसरे के रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम इनके डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी कई बार न्यूमेरिकल हो सकता है आ जाए, तो आपको ये भी करना है। देन जब इसने ये लाइट या दिस कॉरेस्पॉन्ड टू दिस, तो हमें ये पता चल गया कि ये कितनी एनर्जी गैप था इसके बीच में, 239 किलो जूल पर मोल का एनर्जी गैप था। तो इतने एनर्जी गैप को जो है, इतने एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कितनी लाइट चाहिए आपको, 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये लाइट एमिट करेगा, इसलिए ये किस कलर का दिखाई देता है, पर्पल, ठीक है। तो इसने ये देखिए यहाँ पे पिछली स्लाइड में पर्पल कलर का दिखाई देगा। 5000 जो है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ जैसे आएगा ये 500 नैनोमीटर के यहाँ जैसे फॉल करेगा ये। तो जब इसमें मतलब ग्रीन येलो की लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन येलो कलर की लाइट 492 580 आया इसका स्पेक्ट्रम, ठीक है, 492 580। तो जब इस कलर की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिफ्लेक्ट कौन सी कलर की लाइट को करेगा, इस कलर की लाइट को करेगा, तो इसीलिए ये किस कलर का दिखाई देता है, पर्पल, रेड और वायलेट के बीच का दिखाई देगा ये। क्लियर हो गया ये जो आपका ये था टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, और इसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट की। यहाँ पे आपको एक और चीज़ आ सकती है कि जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि इन तीनों में कौन से कलर के होंगे ये और क्यों होंगे। जैसे यहाँ पे ये किसका कॉम्प्लेक्स है ये आपका कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये भी कोबाल्ट का है, कोबाल्ट का है और कोबाल्ट का है, और तीनों ही कोबाल्ट जो हैं वो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, लिगेंड्स, एक है आपका साइनाइड लिगेंड, और जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेल्टा ओ की वैल्यू हमने इसके फैक्टर्स पढ़े थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वो आपकी सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर डिपेंड करती है, और मेनली सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर डिपेंड करती है, और लिगेंड के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी लिगेंड लगे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं या वीक फील्ड लिगेंड हैं। तो यहाँ पे जो एक के साथ है साइनाइड, एक के साथ अमोनिया है और एक के साथ वाटर है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड का कौन सा होता है, देखिए हमने ये भी पढ़ा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो साइनाइड जो है उसकी जो फील्ड होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, देन दैट ऑफ द अमोनिया एंड देन दैट ऑफ द वाटर। तो जब इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है उसका डेल्टा ओ भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना, क्योंकि ये पेयरिंग कर देता है। तो डेल्टा ओ इस केस में क्या होता है, लार्ज होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो हैं वो लो स्पिन लिगेंड होते हैं, तो लो स्पिन वो इसलिए हुए बिकॉज वहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है, इसलिए पेयरिंग हो जाती है। डेल्टा ओ की वैल्यू क्या हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, लार्ज। तो डेल्टा ओ की वैल्यू
इस केस में जहाँ पे साइनाइड लिगेंड लगा हुआ है वहाँ पे लार्ज है, जहाँ अमोनिया लगा है वहाँ इंटरमीडिएट है, और जहाँ वाटर लगा है वहाँ पे स्मॉल है। और जब आपके पास डेल्टा ओ की वैल्यू लग गई है आपको पता, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्साइटेशन एनर्जी कितनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा ओ और डेल्टा ई जो हैं या एनर्जी जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये साइनाइड के केस में सबसे ज़्यादा चाहिए एक्साइटेशन एनर्जी, यहाँ से एक्साइट करना है ना इलेक्ट्रॉन को ऊपर, ठीक है। तो ईजी ऑर्बिटल में तो सबसे ज़्यादा किस केस में चाहिए, साइनाइड के केस में चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए अमोनिया के केस में, और वाटर के केस में सबसे स्मॉल चाहिए। तो जब आपकी एनर्जी ये है तो वेवलेंथ और एनर्जी का कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिस केस में ई स्मॉल है उस केस का लैम्डा क्या होगा, लार्ज होगा। ये तो इंटरमीडिएट ही है तो ये इंटरमीडिएट होगा, और जिसका ई जो है वो लार्ज है वो उसका लैम्डा जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो लार्ज वेवलेंथ की लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर। और लार्ज वेवलेंथ किसकी होती है, विवग्योर और पढ़ रहे हैं ना हम, तो सबसे ज़्यादा होती है आपकी लार्ज वेवलेंथ होती है ऑरेंज। तो कलर कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है लार्ज है, तो कलर कौन सा एब्जॉर्ब करेगा वाटर वाला, सपोज वो ऑरेंज कर रहा है, ठीक है, और ये ब्लू कर रहा है और ये वायलेट कर रहा है, ऐसे जाता है ना विबग्योर में, कैसा होता है विबग्योर, यहाँ विब ग्योर ऐसे करके होता है ना। और विबग्योर में जो है इस तरह से इसकी जो वेवलेंथ है वो, इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है लार्ज वेवलेंथ, और इनकी स्मॉल वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो अगर इसका वेवलेंथ जो है लार्ज है तो लार्ज वेवलेंथ वाला कलर ऑरेंज आया जिसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर इंटरमीडिएट वाला ब्लू आया, फिर वॉयलेट आया स्मॉल वेवलेंथ वाला, ठीक है। तो इनको इसने एब्जॉर्ब किया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या थे, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू था, इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, और अमोनिया वाले का ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, क्योंकि अगर ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू है तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है। और वॉयलेट का कैसा दिखाई देगा, येलो, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया है, वॉयलेट का कैसा दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। तो ये कॉम्प्लेक्सेस किस कलर के हैं और क्यों हैं ये इस स्लाइड से शो हो रहा है। हर एक में ही यहाँ पे होगी तो डी डी ट्रांजिशन, क्योंकि जो कलर दिखाई देते हैं दैट इज़ ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, और वो डी डी ट्रांजिशन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करेगा बाय एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ ऑफ सर्टेन, बाय एब्जॉर्बिंग सर्टेन वेवलेंथ लाइट, ठीक है, लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। देन नेक्स्ट इज कि ये वाला प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें कि हमने ये देखा था कि जब आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, ब्लू कलर का होता था वो, और जब उसको हमने हीट करते हैं, उसको जब हीट स्टार्ट करते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा बच्चे, जब इसको हम हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा, और ये कैसा बन जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है वो आपका ब्लू कलर का होता है, देखा था ना, ये प्रैक्टिकल किया था हमने। और जो एनहाइड्रस होता है वो आपका वाइट कलर का होता है। तो मीन्स ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे तो ब्लू कलर का दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पे ये वाइट कलर का दिखाई दिया, क्योंकि वाइट ये तभी दिखाई देगा इफ़ देयर इज़ नो डी डी ट्रांजिशन। वाइट कब दिखाई देगा, मतलब कलरलेस कब होगा ये, व्हेन देयर इज़ नो डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन जब नहीं होगी। तो लेट्स सी कि इस केस में हो क्या रहा है। यहाँ पे जो आपका कॉपर सल्फेट है वाटर दैट इज़ ब्लू इन कलर, और एनहाइड्रस जो है वो वाइट कलर का होता है। और जो कॉपर है वाटर के केस में, तो कॉपर सल्फेट है, तो सल्फेट अगर लगा है तो कौन सा चार्ज होगा कॉपर के ऊपर, 2 पॉजिटिव होगा,
ठीक है। और कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर जो है वो आपका 29 है। 29 में D9 और S2 सिस्टम है। अगर ये न्यूट्रल है देन 2 पॉजिटिव मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कौन सा सिस्टम हो गया? D9 सिस्टम। कॉपर सल्फेट चाहे वो हाइड्रेटेड है चाहे दूसरा है, वो आपका कैसा सिस्टम है? D9 सिस्टम है। तो D9 सिस्टम में T2G इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, 6 T2G इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और Eg में कितने होंगे? 3 होंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एक होल क्रिएट हो रहा है। होल मतलब खाली, एक ऑर्बिटल का यहाँ पे खाली होल क्रिएट हो रहा है। इसको बोलते हैं होल फॉर्मुलिज्म। ठीक है। D9 सिस्टम है, लेकिन ये किस तरह से शो हो रहा है? D1 की तरह से नहीं शो होगा ये। कि इलेक्ट्रॉन जो है D1 में क्या होता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और ये ऊपर शिफ्ट हो गया Eg में, खाली ऑर्बिटल्स में। ठीक है। इस यहाँ पे होल फॉर्मुलेशन होती है। इलेक्ट्रॉन D1 में इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ दिखाई दिया है यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? होल मूव करेगा। जैसे यहाँ से अगर मान लो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Eg में ये भर गया Eg ऑर्बिटल्स, और T2G में क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये होल अब नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे किसकी मूवमेंट हुई? होल की मूवमेंट हुई। बेशक इलेक्ट्रॉन भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हमें होल मूवमेंट दिखाई देगी इस केस में, और होल फॉर्मुलिज्म बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। इस केस में ये जो है यहाँ पे एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है या फिर एक होल होता है। ठीक है। तो जो होल है वो एग्जैक्टली बिहेव इन द सेम वे एज द इलेक्ट्रॉन डज, है ना। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही होल मूव करेगा। अब ये वापस होल जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी की लाइट एमिट होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो एमिट होगी, उसकी वजह से इसका कलर होता है। तो इस केस में जो कॉपर सल्फेट है 5 ऑफ वाटर हाइड्रेटेड जो कॉपर सल्फेट है, वो आपका किस लाइट की किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? वो एब्जॉर्ब करता है रेड रीजन की लाइट को। मतलब ये 575 टू 590 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए फर्स्ट लाइट पे फिर से चल जाते हैं। जो कॉपर सल्फेट है वो आपका 575 टू 590 ये यहाँ की लाइट को ये क्या करता है? इस रीजन की 590 नैनोमीटर की लाइट को 590 कहाँ फॉल हो रहा है? ऑरेंज रीजन में फॉल हो रहा है। ठीक है। उसको ये एब्जॉर्ब करता है। मीन्स ये कौन सी लाइट को एमिट करेगा? ब्लू कलर की। तो इसीलिए ये हमें लाइट ब्लू कलर का दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर का नहीं होता है, लाइट ब्लू कलर का दिखाई देता है ये हमें कॉपर सल्फेट जो है। देन तो दैट इज़ ड्यू टू होम फॉर्मुलिज्म एंड it absorbs light of red region and transmit blue color light. There is DD transition is there but not of electron, that of hole की DD transition होगी। मतलब DD transition hole move करेगा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापस यहाँ। ठीक है। एंड देन जो इन केस ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है? अब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में तो वाटर लगे हुए हैं। कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ये है। अब Cu2 पॉजिटिव में SO4 तो 2 नेगेटिव थोड़े लिगेंड हैं, ये तो आपका आयन है जो इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एक्चुअली Cu में लिगेंड कौन से लगे हैं? वो वाटर लगे हुए हैं। वो कौन से लगे हैं? वाटर लगे हुए हैं लिगेंड, 5 वाटर, और वो लगे हुए हैं इसके साथ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉपर सल्फेट 5 ऑफ वाटर लिखते हैं तो एक सल्फेट का है और सल्फेट एक बाहर है। ठीक है। तो इस केस में आपके पास चार्ज हो जाता है
Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव, क्या चार्ज होगा 2 पॉजिटिव इसका। और लिगेंड कौन से हैं आपके पास, वाटर हैं। लिगेंड कौन है, वाटर हैं। जब लिगेंड ही नहीं होंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी नहीं होती है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में लिगेंड्स ही नहीं हैं, तो देयर इज़ नो क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स, वाटर एब्सेंट होता है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती है, देयरफॉर नो डी ट्रांजिशन। इसलिए वहाँ पे कोई भी डी ट्रांजिशन जो है वो नहीं होती है। क्लियर हो गया, क्योंकि जब वाटर चले गए ना तो बच्चे लिगेंड चला गया यहाँ पे, तो ये मान लो न्यूट्रल है, यहाँ पे सल्फेट बाहर नहीं आएगा, ये न्यूट्रल है क्योंकि अंदर आ गया अगर ये तो 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब ये वाटर चले जाएंगे तो सिर्फ यही वाला लिगेंड रह गया ना ये, तो पर इसको ये किस तरह का होगा, SO4 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो ये लिगेंड्स नहीं रहे इसमें एनहाइड्रस में। अब ये एक आयोनिक हो गया यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स नहीं रह गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट बन गया ये यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एनहाइड्रस के केस में देयर इज़ नो डी ट्रांजिशन because of the absence of ligand, and because of the absence of ligand there is no crystal field splitting, and therefore it is colorless or white in color। ठीक है। दूसरी चीज इसका मतलब जहाँ जहाँ पे आपके लिगेंड नहीं होंगे तो वो सारे के सारे आपको कैसे दिखाई देंगे, वाइट कलर के दिखाई देते हैं कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरी चीज़ जहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो डी ट्रांजिशन कहाँ पे नहीं होगी, देखिए डी ट्रांजिशन तब नहीं होगी अगर ये D10 सिस्टम होता। अगर ये D10 सिस्टम है तो D10 सिस्टम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी। कहाँ पे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई स्पेस ही नहीं है मूव करने को। ठीक है, तो D10 सिस्टम में, D10 सिस्टम कहाँ कहाँ हो सकता है, क्यूप्रस कंपाउंड्स में। क्यूप्रस क्या होते हैं, Cu पॉजिटिव, तो Cu पॉजिटिव का मतलब है Cu जो है वो आपका 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D9 और S2, या आप इसको बोल सकते हैं D10S1। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, D10 सिस्टम हो गया ये Cu पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव D10 सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी ना होल है ना इलेक्ट्रॉन है फॉर द मोमेंट डी ट्रांजिशन के लिए, तो ये आपका कलरलेस होगा। जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक में आपका 30 होता है, D10 है, 4s2 है। जिंक 2 पॉजिटिव मतलब जिंक 2 पॉजिटिव में 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए, अगेन D10 सिस्टम, देयर इज़ नो नाइदर होल नॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव, देयरफॉर नो डी ट्रांजिशन। तो जिंक के कंपाउंड्स भी कैसे होंगे, आपके कलरलेस होंगे। Ag पॉजिटिव, सिल्वर के भी, सिल्वर पॉजिटिव के भी D10 सिस्टम होता है। और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, हमने पीछे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव किया था, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में तो आपका कलर आ रहा था, पर्पल कलर के आया था वो। और यहाँ पे टाइटेनियम 4 पॉजिटिव जो है वो आपका कैसा सिस्टम होता है, ये अपनी बुक्स में आपने करेक्ट कर देना है, इसको D10 सिस्टम लिखा है, जबकि ये D0 सिस्टम है। 22 है होती है टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D2S2 सिस्टम है, और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो ये कौन सा सिस्टम बन गया, D0। मतलब आपके पास डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट है, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी होता तब तो वो ट्रांजिशन करता, जब इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांजिशन किसकी होगी, किसी भी चीज़ की नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे भी D0 सिस्टम में भी ट्रांजिशन नहीं होती है, तो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस भी आपको कलरलेस दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। D10 सिस्टम के और D0 सिस्टम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको कैसे दिखाई देते हैं, कलरलेस, बिकॉज देयर इज़ नो डी ट्रांजिशन। और यहाँ पे ये लास्ट में तो यही किया हुआ है डिस्कस कि क्यूप्रस कंपाउंड जो है वो D10 सिस्टम है, नो डी ट्रांजिशन, हैंस कलरलेस। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि Cu2SO4 ये आपका वाइट कलर का होता है, वाई, या व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम है। तो Cu2 है, तो Cu2 मतलब यहाँ पे सॉरी Cu2SO4, तो Cu2SO4 मतलब कि SO4 में कॉपर जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1, यहाँ पे 2 नेगेटिव है ना और यहाँ पे 1 पॉजिटिव है,
तभी ये Cu2 हुआ और ये SO4 1 हुआ। तो ये क्या है आपका क्यूप्रस कंपाउंड है। तो क्यूप्रस कंपाउंड में कौन सा सिस्टम होता है? D10 सिस्टम होता है। D10 सिस्टम में देयर इज नो DD ट्रांजिशन एंड देयरफॉर इट इज वाइट इन कलर। क्लियर हो गया? कॉपर सल्फेट में कोई लिगेंड नहीं है इसलिए वो कलरलेस है, और जो थोड़ा बहुत कलर होता है इसमें वाइट कलर का आ जाता है ना जब आप इसको हीट करते हैं। जो कलर जब भी आ जाता है तो वो ड्यूटी ट्रांजिशन की वजह से ही होता है, और सिस्टम कौन सा है वो देखना पड़ता है आपको। ठीक है, और इस केस में क्यूप्रस के केस में वो भी D10 सिस्टम है ना। वहाँ पे ना तो कोई होल है ना इलेक्ट्रॉन है टू मूव, देयरफॉर कलरलेस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।